हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था पिछले वीडियो में कि हम जो है आगे जो है आपका जो यूपी टेट है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आपने अभी तक यूपी टेट का जो सिलेबस वाला वीडियो है, यानी उसमें मैंने डिटेल में पूरा सिलेबस डिस्कस किया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है कक्षा 1 से 5 तक के लिए और कक्षा 6 से 8 तक के लिए, यानी कि प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल के बीच में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये आपको बहुत अच्छे से उसमें बताया गया है। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 2017 का यूपी टेट का पेपर है, यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राइमरी लेवल का, उसका ये व्याख्यात्मक हल है। और इसकी जो परीक्षा हुई थी वो 15 तारीख 10वां महीना 2017 को हुई थी और सीरीज ये बी है, तो आप लोग इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो सीरीज बी है और जो 2017 में पेपर हुआ था एक कक्षा 1 से 5 तक के लिए, यानी फर्स्ट पेपर है ये। तो इसको हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं। पूरा व्याख्यात्मक प्रश्न है, व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है। तो इस वीडियो में हम CDB की बात करेंगे। CDB के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो हम कवर करेंगे। तो कहते हैं ना कि जब अगर किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला सिलेबस क्या है उस एग्ज़ाम का, और दूसरा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आए हैं, यानी कि उस सिलेबस से प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। ये बहुत मायने रखता है हमारे यानी कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए कि हम आगे एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो इसी के क्रम में हम जो है आपका ये सॉल्व करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट अवश्य करना। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि CDP है, भाग 1 CDP बाल विकास एवं शिक्षण विधि। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से, थोड़ा जूम कर लेते हैं, कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शंस दिए हैं सीखने का उद्दीपक यानी अनुक्रिया सिद्धांत जिसे थॉर्नडाइक ने दिया, या सीखने का प्रयासों अनुबंधन सिद्धांत जिसे BF स्किनर ने दिया, या सीखने का क्लासिकल सिद्धांत जिसे पैवलोव ने दिया, या सीखने का समग्र सिद्धांत जिसे हल ने दिया। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये युग्म सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया है। और ये इसका तो व्याख्यात्मक देख लेते हैं कि ऑप्शन इसके बाकी सही हैं डी छोड़ के, कि क्लार्क एल हल जो है सीखने के समग्र सिद्धांत से संबंधित न होकर सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित हैं, शेष अन्य विकल्प सही सम्मिलित हैं। तो यानी कि जो हल हैं, यानी कि आपका एक तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, एक और क्वेश्चन इससे बन जाएगा कि हल जो है किस सिद्धांत से संबंधित है। तो हल जो है सीखने का समग्र सिद्धांत से संबंधित ना होके जो सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत है, यानी कि सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत, इससे जो है हल संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा कि सीखने का हल समग्र हल सिद्धांत से हल से नहीं, बल्कि हल का जो है सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत है। बाकी ऑप्शन सही हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। क्रो एवं क्रो का, गाल्टन का, रॉस का, या वुडवर्थ का। तो इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है, तो वो गाल्टन का है। ऑप्शन नंबर बी गाल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सुजनन शास्त्र का जो पिता है वो फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। इन्होंने 1883 में सुजनन की शब्द का पहली बार प्रयोग किया। सुजनन शास्त्र में मानव के आनुवंशिक गुणों में सुधार से संबंधी अध्ययन किया जाता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि सुजनन शास्त्र का पिता फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है और इन्होंने 1883 में सुजनन की शब्द का पहली बार प्रयोग किया। और सुजनन शास्त्र में क्या किया जाता है, मानव के आनुवंशिक गुणों में सुधार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन दिया है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, क्रैस्मर, युंग, कैनन या स्प्रेंजर। तो यहाँ पर स्टार दिया है, शायद इसको नहीं माना गया। तो इसमें देखते हैं इसका डिटेल में क्या दिया है, एक्सप्लेन किया गया है कि व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा अलग अलग वैज्ञानिकों ने विभिन्न मतों के आधार पर किया है।
जहाँ कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है, वहीं क्रैस्मर ने शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। संभवतः इसी आधार पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपना उत्तर परिवर्तित कर सी की जगह स्टार कर दिया। यानी कि इसमें जो है कहा गया था कि सी सही होगा, लेकिन इसमें दो चीज़ सही हो जाएंगी, ए और सी दो सही हो रहे हैं ऑप्शन। तो इसलिए जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसने स्टार कर दिया सी की जगह, यानी कि दोनों को मान्यता दे दी गई कि इसमें कोई एक नहीं माना गया। क्योंकि जो ग्रंथियों के आधार पर जिन्होंने चर्चा की वहीं क्रैस्मर ने शारीरिक आधार पर की। तो ये चीज़ें जो कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर और क्रैस्मर ने शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की, तो इसलिए इसमें से इसका क्वेश्चन ही नहीं सही बन रहा था, तो इसको सही कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसका कैनन जो है सी हो जाएगा, लेकिन वहाँ कुछ और दिया था। आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, थर्ड हो गया, सॉरी। फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या कथन है। किसका? कोल एवं ब्रुश का, ड्रेवल का, डीहान का, क्रो एवं क्रो का। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन जो है क्रो एवं क्रो का है। ऑप्शन नंबर डी क्रो एवं क्रो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो विद्रोह की भावना जो है कब होती है कि बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में या मध्य किशोरावस्था में। तो विद्रोह की भावना जो होती है तो बाल्यावस्था में तो होती नहीं, बाल्यावस्था में बच्चा एकदम नादान होता है और शैशवावस्था में बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, लेकिन उस विद्रोह की भावना होती है पूर्व किशोरावस्था में। और पूर्व किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो होती है 10 से 14 वर्ष के बीच की उम्र जो है पूर्व किशोरावस्था के रूप में निर्धारित होती है। तो इस उम्र में क्या होता है, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक संरचना में तीव्र परिवर्तन होता है और इस उम्र में बच्चों में स्वयं की पहचान की भावना विकसित होती है। इसी कारण पूर्व किशोरावस्था में बच्चों में क्या होती है, विद्रोह की भावना प्रवृत्ति पाई जाती है। तो आप लोग पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या होती है 10 से 14 वर्ष, और किस अवस्था में विद्रोह की भावना होती है तो पूर्व किशोरावस्था में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है क्या? इस सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। तो इसका जो बी होगा यानी कि सीखने का पठार, ये जो है सीखने की वह अवधि है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो सीखने का क्या कहलाती है? पठार कहलाती है। आगे है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, कौन है? तो ऑप्शंस दिए हैं इसके कि मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, और मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, और वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो इसमें जो बुद्धि लब्धि यानी IQ निकालने का जो फार्मूला है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इससे हम किसी भी व्यक्ति की जो है बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं, किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया है देखो, ऑप्शन में ब्रैकेट में दिया है कि IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8 कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और क्या है, प्रयास व भूल जो है सीखने की एक मौलिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत समस्या समाधान के लिए विविध प्रयास किए जाते हैं और इसका प्रतिपादन जो है थॉर्नडाइक ने किया था। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। जो सामान्य संयुक्त कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। ये बी जो है इसका सही हो जाएगा। तो मनुष्य के जो सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, अर्थात मनुष्य के संयुक्त कोशिका में कुल गुणसूत्र कितने होंगे? तो 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होंगे। तो टोटल जो है तो गुणसूत्र 46 होते हैं। जोड़े कितने होते हैं गुणसूत्रों के? तो 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 23 दूना 46। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्किनर ने किया। ऑप्शन नंबर डी स्किनर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन दिया कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन BF स्किनर, स्किनर का फुल फॉर्म है, मैंने पूरा नाम BF स्किनर कहते हैं, ने किया था। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें दंड अथवा पुरस्कार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? कोहलर जो है निम्न में से अधिगम का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, इसके जो है किससे संबंधित हैं? तो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो कोहलर जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। उन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्ट नहीं होगा, गेस्टाल्ट, देखो सही लिखा, गेस्टाल्ट सिद्धांत के निर्माण में योगदान दिया है। और कोहलर के सीखने का सिद्धांत जो है अंतर्दृष्टि शिक्षण यानी इनसाइट लर्निंग कहलाता है। तो ये जो है कोहलर के बारे में दिया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो कैटल थे। कौन थे? कैटल थे। ऑप्शन नंबर ए कैटल सही हो जाएगा कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन रेमंड कैटल ने किया। आगे कैटल के शिष्य जॉन एल हॉर्न ने इसे विकसित किया। और बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान में तरल बुद्धि से तात्पर्य ऐसी समस्याओं के समाधान करने की क्षमता से है जिनके बारे में पहले से कोई ज्ञान न हो, जबकि क्रिस्टलीय बुद्धि कौशल, ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की क्षमता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला प्रश्न है 13 नंबर दिया है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो सृजनात्मकता के। किसके? सृजनात्मकता। तो ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मकता राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिया है कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान शिक्षण की एक तकनीक है और शिक्षण की इस तकनीक के द्वारा व्यक्तियों की सृजनात्मकता में सुधार किया जाता है। और इस तकनीक में किसी समूह में समस्या समाधान के लिए समूह का प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार रखता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो गोलमैन निम्न में से संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, यानी कि सामाजिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि में संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। तो जो डेनियल गोलमैन हैं इनका संबंध जो है संवेगात्मक बुद्धि से है। और संवेगात्मक बुद्धि जो है व्यक्तियों की अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचान करने की क्षमता है। क्या है? अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचान करने की क्षमता है। और इसके द्वारा कोई व्यक्ति भावनात्मक जानकारी का उपयोग सोच और व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए करता है तथा वातावरण के अनुकूल होने के लिए भावनाओं को समायोजित करता है। वर्तमान समय में संवेगात्मक बुद्धि किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल एवं योग्यता की महत्वपूर्ण सूचक बन गई है। तो ये संवेगात्मक बुद्धि के बारे में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शेष से भिन्न है? कि अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत जो है इन तीनों में से ए, बी और डी से भिन्न है। तो क्या है कि ड्राइव रिडक्शन प्रेरणा संबंधी सिद्धांत। ड्राइव रिडक्शन क्या है? कि प्रेरणा संबंधी सिद्धांत, जबकि अन्य तीनों सिद्धांत यह बताते हैं कि सीखने के दौरान ज्ञान कैसे ग्रहण, संसाधित और कायम रखा जाता है। तो बाकी सिद्धांत और बताते हैं। और ये जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है ये प्रेरणा से संबंधी सिद्धांत है, जबकि तीनों अन्य जो सीखने के दौरान ज्ञान कैसे ग्रहण करें, संसाधित करें और कायम रखें ये बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है क्या? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। तो ऑप्शन ए जो है ज्ञान है, यानी संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ब्लूम के वर्गीकरण ने
सीखने के 3 क्षेत्रों को पहचान की है। कौन से? संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोप्रेरणा क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्रों की वर्गीकरण किया है ब्लूम ने, और वर्गीकरण के अनुसार जो है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो ज्ञान है। तो वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है, ये ब्लूम ने बताया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न दिया है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा किसका? तो ये क्या होगा? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। क्या उदाहरण होगा किसका? तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का ये उदाहरण होगा कि जो बालक अभी साइकिल चलाना जानता है वो मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का ये उदाहरण हो जाएगा। आइए इसका कुछ आगे एक्सप्लेन देखते हैं कि ऊर्ध्व अधिगम अंतरण जो है पहले से अर्जित ज्ञान की सहायता से समान प्रकार की समस्याओं को निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर हल करने की क्षमता है। ऊर्ध्व मतलब आगे की ओर। अतः एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, मतलब ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का ये उदाहरण हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आगे है नेक्स्ट बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा। तो कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो विद्यालय का असहयोग जो है अधिगम के पठार का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि कैसे कि अधिगम का पठार वह स्थित होती है जब व्यक्ति के सीखने की क्षमता में प्रगति नहीं होती है। क्या कह रहा है कि अधिगम का पठार वह स्थित होती है जब व्यक्ति के सीखने की क्षमता में प्रगति नहीं होती है, अर्थात व्यक्ति के सीखने की क्षमता अवरुद्ध हो जाती है और शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, प्रेरणा की कमी आदि अधिगम के पठार के कारण है, जबकि विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया है कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? तो गेट्स व अन्य के द्वारा ये कथन दिया गया है कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन गेट्स एवं अन्य के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है किसका? तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है बुद्धि का मापन करता है। ऑप्शन नंबर सी बुद्धि का मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है बुद्धि का मापन करता है। यह संज्ञानात्मक क्षमता के 5 कारकों, कौन से? तरल तर्क शक्ति यानी फ्लूइड रीजनिंग, ज्ञान यानी नॉलेज, मात्रात्मक तर्क शक्ति यानी क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और अगला है कि दृश्य संस्थानिक प्रसंस्करण यानी विजुअल, स्पेचियल और प्रोसेसिंग तथा कार्य स्मृति मतलब वर्किंग मेमोरी का काम मापन करता है। तो ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न दिया है कि 21 नंबर प्रश्न है कि अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो युंग ने किया है कि अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट का वर्गीकरण किसने किया है? तो युंग ने किया। तो ये बी नंबर जो है इसका सही हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण कार्ल युंग ने किया, और इस सिद्धांत के अनुसार एक अंतर्मुखी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसकी रुचि आमतौर पर अपनी भावनाओं और विचारों की ओर इशारा करता है। इसके विपरीत एक बहिर्मुखी व्यक्ति का ध्यान जो है दूसरे लोगों और बाहरी दुनिया की ओर निर्देशित होता है। तो ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बारे में बताया गया है। अगला है क्वेश्चन कि 22 नंबर है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से? तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ये है उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि दिया है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है। और परिवार में बच्चे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों आदि के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बच्चों का पारिवारिक परिवेश तथा आसपास का परिवेश उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला है
कि 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, तो कौन सा है, तो द्रुतगामी विकास का नियम जो है एक शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो ऑप्शन नंबर सी द्रुतगामी विकास का नियम सही हो जाएगा। आगे है कि इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है और बाल्यावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। कब होता है, बाल्यावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो कौन नहीं है, तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सभी तीनों क्या है, विकास के सिद्धांत हैं। और अनुकूल प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। और ये विकास का सिद्धांत नहीं है तो क्या है, तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। और इसका प्रतिपादन किसने किया, इवान पाब्लो ने किया था। और अन्य तीनों जो है विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं और ये क्या है, सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसका प्रतिपादन इवान पाब्लो ने किया था, ये आप ध्यान रखेंगे किसने किया था। अगला प्रश्न है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था, गोसेल, हरलॉग। अगले ऑप्शन देखते हैं मेरेडिथ और डगलस। तो किसने दिया था, तो ये कथन जो है हरलॉग ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो है बी हरलॉग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। किसने, ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने या वुडवर्थ ने। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है। तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है, ये इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, क्या कथन है, किसका है, तो यह कथन डमविल का है। डमविल का ये कथन है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीय अवधान है। तो ये डमविल का कथन है, ये आप लोग ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो सीखने के नियमों में कौन सा शामिल नहीं है, तो वो बहुअनुक्रिया का नियम जो है सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। बाकी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों जो है सीखने के मुख्य नियमों में शामिल हैं। सिर्फ बहुअनुक्रिया का जो नियम है वो शामिल नहीं है। तो इसका जो दिया है एक्सप्लेनेशन कि शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के विभिन्न नियम प्रतिपादित किए। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए, ये हैं तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम, ये सीखने के सिद्धांत है। और इस प्रकार बहुअनुक्रिया का नियम जो सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया, कौन सा किया, तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नहीं, डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया, तो साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण ये प्रतिपादित किया। किसके लिए, तो 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आगे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है CDP का कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर स्पीयरमैन हो जाएगा। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। और स्पीयरमैन के अनुसार मनुष्य की बुद्धि 2 कारकों सामान्य कारक तथा निश्चित कारक का संगठक होती है। और सामान्य कारक को G कारक कहते हैं तथा निश्चित कारक को S कारक कहा जाता है। और उनके अनुसार व्यक्तियों का प्रदर्शन G कारक एवं S कारक द्वारा निर्धारित होता है। ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा है, इनके अनुसार ये दिया है। तो दोस्तों CDP के जो 30 प्रश्न आते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। भाग 1 का कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो हम जल्दी आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।